तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है उसका ये लेक्चर है 15। ओके। और इस 15 लेक्चर में हम बात करेंगे। ये लेक्चर है 15 और इस 15 लेक्चर में हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखो, कोई भी मैटर है उसका डुअल नेचर क्या है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आइंस्टाइन ने 1905 में सजेस्ट कर दिया था। ठीक है ना। 1905 में आइंस्टाइन ने ये सजेस्ट कर दिया था कि जो लाइट है, लाइट लाइट के पास दो नेचर होता है। एक पहला नेचर होता है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। ठीक है। और इसके पास जो दूसरा नेचर होता है वो वेव की तरह होता है, वेव के जैसे। ठीक है ना। पार्टिकल जैसे मतलब ये पार्टिकल की तरह फोटॉन के फॉर्म में लाइट आती है। ठीक है। और ये फोटॉन किस तरह आते हैं, वेव के फॉर्म में आते हैं। ये दो नेचर हो गया लाइट का। ठीक है। उसी तरह फिर जो डी ब्रोगले थे, ठीक है ना, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। कौन थे ये? डी ब्रोगली। ठीक है। डी ब्रोगली। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी लाइट को ही मतलब देखते हुए कि लाइट भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है ना, पार्टिकल है तो इसका मतलब मैटर है। अब डी ब्रोगली ने बता दिया कि जो भी मैटर होते हैं, सभी मैटर, ठीक है ना, एक हाइपोथेसिस दे दिया, इनके पास भी दो कैरेक्टर होता है। एक पार्टिकल की तरह होते हैं, नोट करते रहो आप कॉपी पेन लेकर। और एक इनके पास वेव नेचर होता है। ठीक है। अब ये कैसे बताया उन्होंने? इन्होंने दो इक्वेशन की हेल्प से अपना हाइपोथेसिस दिया। ठीक है। अ, इन्होंने क्या किया, जैसे फोटॉन, ठीक है ना, फोटॉन जो है, फोटॉन फोटॉन तो आप लोग पता है, फोटॉन। ठीक है। जो लाइट इमिट होती है उसको क्या बोलते हैं, वो फोटॉन के फॉर्म में इमिट होती है। अगर हम फोटॉन को अगर एज्यूम करते हैं वेव कैरेक्टर, ठीक है ना, फोटॉन को अगर हम वेव कैरेक्टर हम मानते हैं, फोटॉन को, तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी वेव कैरेक्टर मान के? E इज इक्वल टू एच न्यू। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। क्योंकि वेव कैरेक्टर माने हैं इसलिए एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी वेव कैरेक्टर मानेंगे तो? E इज इक्वल टू एच न्यू। जो कि ये कहाँ से आया है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। कहाँ से ये आया है? प्लैंक प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि हमने डिस्कस किया है। तो आज ये डिस्कस हम नहीं करेंगे ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ओके। अब अगर इसी फोटॉन को हम पार्टिकल मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये फोटॉन क्या है, पार्टिकल अगर है फोटॉन, तो इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ठीक है ना। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। ये किसके थ्रू आया है? आइंस्टाइन इक्वेशन से आया है। ठीक है ना। आइंस्टाइन, एन एस। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। आइंस्टाइन, ठीक है, इक्वेशन। ये क्या है? आइंस्टाइन इक्वेशन है। पार्टिकल के लिए एनर्जी ये हो गई है और वेव के लिए एनर्जी ये हो गई है। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कलर चेंज करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
क्या हो जाएगा, एच न्यू, दोनों क्या आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यू इज इक्वल टू, हमको क्या पता है, हमको पहले से पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, जो लाइट वेलोसिटी है, ठीक है ना, सी सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है ना, न्यू इज इक्वल टू क्या था, सी अपॉन लैम्डा, तो एच एच इज इक्वल टू एच इंटू क्या हो जाएगा, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, एम सी स्क्वायर, सी वेलोसिटी है और एम मास है, ठीक है, यहाँ पर किसका, फोटॉन का मास है, ठीक है, और फोटॉन की वेलोसिटी है। और यहाँ पर हम अगर लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब ये जो है ना, इसमें डी ब्रोगली ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो मास ऑफ फोटॉन और वेलोसिटी ऑफ फोटॉन है, इसको चेंज कर दिया कि सभी मैटर के लिए अप्लाई कर दिया है, सभी मैटर के लिए ये अप्लाई कर दिया कि जो लैम्डा है वेवलेंथ, वो सभी मैटर के लिए अप्लाई कर दिया, एच अपॉन एम, एम मतलब मास हो गया, ठीक है, यहाँ पर h इज इक्वल, एच अपॉन क्या हो गया, मास, ठीक है ना, और इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो सभी मैटर पे अप्लाई होती है। लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है ना, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है ये ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ तभी हम मेजर कर सकते हैं जब हमको वेवलेंथ, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एम बी क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ना, लैम्डा जो हमारा डी ब्रोगली आया है, वो एच अपॉन क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना, पी, और ये लैम्डा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोमेंटम के, ठीक है ना, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसका लैम्डा उतना कम होगा, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी, जितना इसका मास एम पी अगर बढ़ा देंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मास बढ़ा देंगे तो भी लैम्डा कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो भी लैम्डा कम हो जाएगा, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं हम, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन किसके लिए ज्यादातर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक क्या है, बॉल है, और इस बॉल का जो मास है, इस बॉल का जो मास है वो कितना है, 0.1 kg, इस बॉल का मास है, ठीक है, जो स्पीड से मतलब जा रहा है, फेंका जा रहा है इसको, स्पीड इसकी है, इस बॉल की, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.1 kg, और इस इसकी स्पीड है, स्पीड से मतलब ये फेंका जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड। और उसके लिए अगर हम लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एच अपॉन एम इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास 1.1 kg है, ठीक है, वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34, जो आपको पता है, ठीक है। अब ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, ये किस में है,
किलो जूल, ठीक है ना, किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। मैं ये बताऊंगा अभी कि इसको जूल सेकंड से, जो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी यूनिट जूल सेकंड से, ये कैसे आई, ठीक है, मैं भी आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स आता है 10⁻⁻34 मीटर, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अगर वही इलेक्ट्रॉन के लिए हम एप्लीकेबल करते हैं, उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी, इसको अप्रॉक्स हम 10⁻30 केजी हम मान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रही है हमारी 10⁻⁵ मीटर। तो यही दिखा रहा है यहाँ पर कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके लिए ये सिग्निफिकेंस है, यह मीजरेबल है, ये वेवलेंथ जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, और ये इतनी कम वेवलेंथ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं। तो एवरीडे लाइफ में डी ब्रोगली का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है ना, जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस एवरीडे लाइफ में नहीं है। ये सब किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, क्रिकेट बॉल, रनिंग कार, ठीक है, एरोप्लेन, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद देखो, इस ये तो मतलब एक हाइपोथेसिस के थ्रू इन्होंने बताया था। अब इसको डेविसन और जर्मर, ठीक है ना, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, बस यही आप याद रखो, ठीक है ना, आपके सिलेबस में यही है कि ये याद रखो कि डेविसन डेविसन एंड जर्मर, ठीक है ना, डेविसन एंड जर्मर, ठीक है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि हाँ, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास दो नेचर होता है। ठीक है ना, डी ब्रोगली ने तो मैटर पे अप्लाई कर दिया सभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा सिग्निफिकेंस आया वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल की तरह है, ये प्रूफ हो गया, डी ब्रोगले ने भी कर दिया, और एक्सपेरिमेंटली किसने किया, डेविसन एंड जर्मर ने। पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह बिहेव करता है। अब यहां से ओरिजिन हो जाती है वेव मैकेनिकल मॉडल की। ठीक है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब एक और पढ़ेंगे हम, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उससे पहले हम थोड़ा सा बोहर जो क्वांटाइजेशन था उसको प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जो बोहर क्वांटाइजेशन था उसको प्रूव कर दे रहे हैं। डी ब्रोगले ने, मैंने वहां बताया था कि इसको डी ब्रोगले ने प्रूव किया था। ठीक है, जैसे कि बोहर क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, बोहर क्वांटाइजेशन, बोहर क्वांटाइजेशन क्या था, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर आपसे, बोहर क्वांटाइजेशन जो मैंने बोहर मॉडल में बता दिया था कि उसको डी ब्रोगली ने प्रूव किया था। ठीक है, क्वांटाइजेशन, यहीं से सिमिलरिटीज थोड़ा सा है डी ब्रोगले और बोहर मॉडल में। लेकिन ये याद रखना, बोहर ने पार्टिकल माना, जो कि वेव की बात ही नहीं की बोहर में। ठीक है ना, इसलिए वो ड्रॉबैक भी आता है उनके बोहर मॉडल के अंदर। अब देखो यहाँ पर बोहर क्वांटाइजेशन क्या था, एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर, ठीक है ना, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 पाई के इंटेग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है ना, जो n क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ये उन्होंने बोहर ने बताया था। अब देखो इसको कैसे प्रूव किया डी ब्रोगले ने। ठीक है, इसको कैसे प्रूव किया, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, अब वो 3D मॉडल है उसका। तो यहाँ पर अगर देखें हम कि मान लो कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर का है तो इसके चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा ये, ठीक है ना, वेव जैसे बिहेव करेगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक जैसे सर्कुलर पाथ मानता हूँ कि ये सर्कुलर पाथ है, अब इसके पास वेव नेचर अगर है तो ये ऐसे जाएगा वेव की तरफ।
ठीक है ना, वेव की तरह जाएगा। सॉरी, यहाँ पर वेव वेव जैसे ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपका होता है सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है। अब सरकमफ्रेंस कितना होगा, जितनी यहाँ पर वेवलेंथ होगी। मान लो कि यहाँ पर वेवलेंथ कितनी बन रही है, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, ठीक है, 6 वेवलेंथ बन रही है। मतलब एन कितना यहाँ लैम्डा है, एन लैम्डा है। यहाँ पे लैम्डा कितना हो गया, एन लैम्डा। ठीक है, मतलब एन की जगह 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। तो जो सरकमफ्रेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एन लैम्डा के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब 5 लैम्डा अगर आ रहा है यहाँ पर, 5 वेवलेंथ आ रही है तो यहाँ पे 5 लैम्डा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मार्कर हाँ, तो यहाँ पर अगर देखें हम, डी ब्रोगली ने बताया है जो वेवलेंथ लैम्डा वो क्या होती है, h/m v। ठीक है ना, वेलोसिटी। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा हमारा कि mvr, यहाँ से आ गया ना हमारा mvr, 2 पाई इधर आ जाएगा। ठीक है, NH/2 पाई, ये प्रूफ हो गया। अब यहीं से हमको दोनों में सिमिलरिटी, बस बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था कैसे आया, और इन्होंने अपनी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैलकुलेट कर दिया इसको। अब एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पर, जो देखो पहले से अगर पढ़े होंगे एंगुलर मोमेंटम, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना, अब हर लेक्चर में जैसे यहाँ पर, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई के इक्वल होता है, बोहर ने बताया था, वहां पर मैंने बता रखा है। इसी को बोहर क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिक्स होना कोई भी चीज। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 4 फिक्स है ये। ठीक है। अब बदलेगा नहीं, जैसे कि आप तो या तो पहली सीढ़ी पे खड़े रह सकते हो या तो दूसरी सीढ़ी पे डंडे पे खड़े रह सकते हो, अगर स्टेप पे बीच में आप नहीं रहोगे कहीं, तो वही क्वांटाइजेशन होता है, या तो पहली सेल में या तो दूसरी सेल या तो तीसरी सेल। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें हम, काइनेटिक एनर्जी से हम अगर डी ब्रोगले को अगर जोड़ दें हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में हेल्पफुल होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ठीक है। अगर दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m²v²। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, m²v² इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। m क्या है, मास है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर mv अब पता चल गया हमको। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है ना, तो h/mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अगर काइनेटिक एनर्जी दी रहे, अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। अब मैंने अभी बताया था कि जूल को
केजी में कैसे, मतलब वो यूनिट कन्वर्जन वाला, ठीक है। देखो, आप अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि एच की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। प्लैंक कांस्टेंट को एच से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू, ठीक है ना। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब इसकी एनर्जी की कितनी होती है, क्या यूनिट होती है, जूल, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, पर सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स कह लो, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ये यूनिट क्या आ गई है, ये यही यूनिट आ गई है ना, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ये यूनिट एच की हो गई। अब यही यूनिट अगर हम यहां से अगर निकालें एच की यूनिट, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा होता है एच अपॉन एम वी, ठीक है ना। ये वाली यूनिट जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट। अब यहाँ से क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखना, h इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। अब यहाँ पर लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। और यहाँ मास की यूनिट क्या होती है, केजी, ठीक है। और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स कह लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओवरऑल कितना, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये तो एच की यूनिट पता चल गया ना आपको, ये वाली यूनिट एच की, ठीक है। तो यही प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट है, यहाँ से ये वाली यूनिट याद रखो आप, ठीक है। और जूल सेकेंड, ठीक है ना। तो ये वाली यूनिट के जी एम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, इस वाले जब फॉर्मूला अप्लाई करना ये, ठीक है ना, क्योंकि ये मास केजी में रहेगा, वेलोसिटी मीटर में रहेगी, तो हमको एच की यूनिट कौन सी रखनी पड़ेगी, ये वाली रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप याद रखना इसको, वैल्यू तो वही रहेगी एच की, बस यूनिट चेंज हो जा रही है। तो मिला जुला कर हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एनर्जी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, अगर एच की यूनिट और यहाँ पर वेलोसिटी की रख देंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगी केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, ठीक है ना। तो एनर्जी की यूनिट 1 जूल भी होती है, ठीक है, और एनर्जी की यूनिट ये भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि 1 जूल, ठीक है ना, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, कलर चेंज कर ले थोड़ा यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से। तो 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, ठीक है ना। समझ में आया आपको, ये आप याद रखना, ये यूनिट वाला मैं बता दिया हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि क्वेश्चन में ये वाली यूनिट क्यों यूज हो रही है, ठीक है। क्योंकि नीचे हमारा मास है केजी में और वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये भी मीटर पर सेकंड में रहेगी, इसलिए ये वाली यूनिट हम प्लैंक कांस्टेंट की यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।